हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार पांडे आपका बायोलॉजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जीव जगत के बारे में डिटेल में समझाया है, जिसमें जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान की शाखाएं तथा सजीव में जीव विलक्षण एवं बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों का वर्गीकरण के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक तथा उनका पिता माना जाता है। वर्गीकरण की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं वर्गीकरण की इकाइयों की। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण को जाति, स्पीसीज, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, जिसे संघ कहते हैं, नामक 6 इकाई में बांटा है। इसमें उन्होंने समान दिखने वाले सभी जंतुओं को जाति में रखा तथा समान गुणों वाले सभी जातियों को एक जीनस में तथा संबंधित जीनस को मिलाकर कुल तथा समानता प्रदर्शित करने वाले समस्त कुलों को एक गण में और गणों को मिलाकर वर्ग में तथा वर्गों को एक संघ में रखा है। इस तरह से कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसमें सबसे पहले संघ, उसके बाद वर्ग, फिर गण, फिर फैमिली, फिर जीनस और सबसे अंतिम में स्पीसीज आता है। जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। अब हम बात करते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं कि जीवों की द्विजगत प्रणाली, जिसमें अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत। जंतु जगत जो जंतुओं का संसार है, पादप जगत जिसे पादपों का संसार या वनस्पतियों का संसार कहते हैं। हम बात करते हैं जंतु जगत की। जंतु जगत में बहुकोशिकीय जंतुओं, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया है। ये भोजन ग्रहण करते हैं तथा इनमें गमन के लिए किसी न किसी प्रकार के अंग अवश्य ही होते हैं। अन्य सभी जीवों को, जैसे हरे पादप, मांस, मॉस तथा बहुकोशिकीय समुद्री घास, स्वाथ, मशरूम, लाइकेन, कवक तथा बैक्टीरिया आदि को पादप जगत में रखा गया है। द्विजगत वर्गीकरण की कुछ कमियां भी हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं। इस वर्गीकरण में बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया है, यह पहली कमी है। दूसरी कमी, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक साथ रखा गया है, यह दूसरी कमी है। इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया है तथा हरे पादपों को भी एक साथ सम्मिलित किया गया है। ये कुछ कमियां हैं जो द्विजगत वर्गीकरण की त्रुटियों को दर्शाती हैं। जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण। अभी हम बात कर रहे थे द्विजगत वर्गीकरण की, अब हम जीवों के 5 जगत वर्गीकरण की व्याख्या करेंगे। जीवों का 5 जगत का वर्गीकरण सन 1969 में इसे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनक आर.एच. व्हिटेकर थे। 2 जगत वाले वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए जीवों का 5 जगत वर्गीकरण शुरू किया गया। आर.एच. व्हिटेकर ने कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि लक्षणों के आधार पर जीवों को निम्न 5 जगत में विभाजित किया है, जिसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप जगत, चौथा कवक और 5वां जंतु या एनिमेलिया संघ है। हम बात करते हैं कोशिका की। कोशिका जो किसी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका यह जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो अंग्रेजी के सेलुला शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सेल की उत्पत्ति अंग्रेजी के सेलुला शब्द से हुई है। सेलुला जिसका अर्थ होता है कोशिका, सेल या कोश, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। यह एक जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। टाइप्स ऑफ सेल, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक, दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसे हम प्राकेंद्र के कोशिकाएं कहते हैं और दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक जिसे हम सुकेंद्र के कोशिकाएं कहते हैं। प्राकेंद्र के कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है या केंद्रक कला का अभाव होता है। जिस कोशिका के अंदर केंद्रक कला का अभाव होता है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिस कोशिका में केंद्रक कला पूर्ण विकसित होती है और केंद्रक के अंदर का जो न्यूक्लियर ऑर्गन होता है, केंद्रक अंग होते हैं, वह विकसित होते हैं, पाए जाते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वह यूकैरियोटिक होती हैं, इन्हें हम सुकेंद्र की कोशिकाएं कहते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक वर्ड जो है या कैरियन वर्ड से लिया गया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस तथा यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू तथा कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वह यूकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मीन्स जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, वह प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। अब हम इन दोनों कोशिकाओं को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जिनमें एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं
कोशिकाएँ एक कोशिकीय होती हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है ऐसी सेल जो एक सेल से बनी है। ऐसा शरीर जो एक सेल से बना है, ऐसे जीव यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक के लक्षण हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएँ जो बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, मोनेरा जगत तथा पीपीएलओ भी शामिल है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कवक, पादप तथा समस्त जंतु जगत शामिल है। तीसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर नग्न डीएनए पाया जाता है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, तथा सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सिंगल डीएनए होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक डबल डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S टाइप राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S तथा 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम होता है। ये सब मुख्य बातें हैं जो हमें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। हम जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर कुछ कोशिका अंग होते हैं, जिनमें राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिका अंग है। किसी भी कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग राइबोसोम है और सबसे बड़ा कोशिका अंग केंद्रक होता है। राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होता है, जिसको हम खुरदरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसकी सतह पे मौजूद होता है, जो छोटे छोटे दाने जैसा होता है, और यह प्रोटीन कोच के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया मीजोसोम में होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जागृह कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रोमैटोफोर में होती है। ये बात हमको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप कोशिका के हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, दैट इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये लीफ में, पत्तियों में पाया जाता है। इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक व माइटोकॉन्ड्रिया एवं लाइसोसोम जो होता है, जिसे हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम एक सुसाइड बैग पाउच होता है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। इनमी सेल से लड़ने का कार्य करता है। शत्रु कोशिकाएं जो होती हैं, जो बाह्य शत्रु कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर से हमारे कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ऐसी कोशिकाओं से हमारा कोशिका का लाइसोसोम जो कोशिका अंग है, वह लड़ने का कार्य करता है और उसको लड़कर स्वयं को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका अंग है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड वीडियो में आपको हम नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।